Hello everyone, my name is Mohit Gupta and I welcome you to my YouTube channel Camp Fundamentals. In today's video, we are going to discuss Lee Chatelier principle. This is one of the most important topic of this chapter and a large number of conceptual questions are asked from this topic. So it is extremely important and without further delay, let's get started. This is the table of contents and today we are going to discuss the common definition of Lee Chatelier principle. And after that, we'll be talking about the effect of change in concentration, how equilibrium is affected if we change the concentration, how it is affected if we change the temperature, pressure, and volume. So let's start with the Lee Chatelier principles. According to the Lee Chatelier principle, if a system is in equilibrium and any change in concentration, temperature, or pressure is imposed over it, मतलब क्या है, अगर सिस्टम पहले से ही इक्विलिब्रियम पे है और उस इक्विलिब्रियम के बीच में अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर या फिर उसकी वॉल्यूम चेंज कर दी जाती है, तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और इक्विलिब्रियम इस तरीके से मूव करता है कि वो उस चेंज को अनडू कर सके, उस चेंज को उल्टा कर सके. ओके, सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स. हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं और प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड होता है तो वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं. अगर कोई भी चेंज हम लोगों ने सिस्टम के ऊपर किया तो इक्विलिब्रियम रिएक्ट करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा कि वो उस चेंज को नलीफाई कर सके. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो इसके लिए मैंने एक इक्वेशन ली है, a प्लस बी इज गिविंग मी c प्लस डी, वेयर a एंड b आर द रिएक्टेंट्स एंड c एंड d आर प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें लिखा है चेंज, क्या हम लोग चेंज उसमें करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा, चेंज करने पे क्या चेंज होने वाला है, इक्विलिब्रियम का रिस्पॉन्स क्या होगा और फिर फाइनली इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. ठीक है, कैसे इक्विलिब्रियम उस चीज़ को नलीफाई या उस चीज़ का काउंटर करने की कोशिश करेगा. तो पहला चेंज लिया है मैंने, एडिशन ऑफ ए और बी. ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, तो सपोज इक्विलिब्रियम चल रहा है और उसमें मैं इक्विलिब्रियम में ए और बी रिएक्टेंट्स और डाल देता हूँ. तो अगर मैं रिएक्टेंट डाल दूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, या दोनों में से एक भी मैंने डाला तो उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो इफेक्ट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी इंक्रीज. अब इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसमें हम लोगों ने चेंजेस कर दिए. अब इस चेंजेस को नलीफाई करने के लिए इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है हम लोगों ने, तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा. और ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन कब कम हो सकती है, अगर रिएक्शन कहाँ चली जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अगर ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इक्विलिब्रियम का रिस्पॉन्स क्या रहता है कि वो ट्राई टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है. अब ये कम कैसे होती है, अगर ये रिएक्टेंट्स दोनों मिलकर प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इक्विलिब्रियम को क्या करना है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो नेक्स्ट लेते हैं एडिशन ऑफ सी एंड डी. अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऊपर से डाल दिए. अब प्रोडक्ट अगर डाल देंगे तो सी एंड डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. सी एन डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम का क्या रिस्पॉन्स रहेगा कि वो चाहेगा कि सी एन डी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए. अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे हो सकती है, जब सी एन डी एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए और वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में. क्लियर. तो रिएक्शन किस तरीके से जानी चाहिए, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रिमूवल ऑफ ए एंड बी. अगर ए और बी मैंने रिएक्शन में से निकाल लिया, अगर मैंने ये निकाल लिया तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस. इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन फिर से बढ़ जाए. उसके लिए वो क्या करेगा, सी एंड डी को अलाउ करेगा कि वो रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद क्या बना दे, ए एंड बी. तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. और अगर हम लोग रिमूवल ऑफ सी एंड डी करें, सी एन डी की मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, सी एन डी की अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए. तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ए और बी को रिएक्ट करवाएगा ताकि सी और डी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ सके. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड जिससे हम रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं. हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्टेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए.
तो कभी भी रिएक्शन को कंप्लीट करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि प्रोडक्ट को निकाल दो। प्रोडक्ट को निकालने से क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में और बनेंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा और सारे के सारे रिएक्टेंट्स एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे, बट हमें कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है Fe3+ आयन, जो SCN नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके FeSCN2 पॉजिटिव बना रखे। अब इसमें Fe3+ को मैंने किस कलर से शो किया है, येलो कलर से, बिकॉज Fe3+ आयंस का कलर वाटर के अंदर येलो होता है। SCN इज अ कलरलेस सोल्यूशन। FeSCN ब्लड रेड कलर का होता है। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है Fe3+ आयन को फाइंड आउट करने के लिए कि अगर तुम्हारे मिक्सचर में Fe3+ है या नहीं है, तो ये ब्लड रेड कलर देना चाहिए पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो मैंने क्या किया, Fe3+ लिया और उसके अंदर SCN की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। तो ये जो कुछ ड्रॉप्स रिएक्ट करेंगी क्या दे देंगी, सोल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लड रेड। अब इस सोल्यूशन में FeSCN का कलर हमें दिखा है रेड, येलो कलर लाइट होता है, रेड कलर डार्क होता है, तो टोटल सोल्यूशन कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। इसमें Fe3+ भी है और SCN भी है और FeSCN2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसमें केस 1 लेते हैं। अगर मैं FeCl3 इसके अंदर ऐड कर दूँ, तो ये मैंने लिया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, FeCl3। FeCl3 हमें दिख रहा है कि वो क्या है, रिएक्टेंट है। FeCl3 डिसोसिएट होगा और क्या देगा, Fe3+ आयन देगा। वो Fe3+ आयन SCN से रिएक्ट करेंगे और ज़्यादा अमाउंट में FeSCN बनाएंगे। तो रेड कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ से ये ब्लड रेड कलर था जो कि थोड़ा लाइट था, अब वो क्या होगा, ब्राउन की तरफ मूव करने लग जाएगा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी। कब, अगर मैं रिएक्टेंट डाल रहा हूँ। रिएक्टेंट ज़्यादा डालने से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। केस 2 लिया मैंने, KSCN डाल दिया। तो SCN भी क्या है, रिएक्टेंट है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा। कम कब होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। और अगर FeSCN जिसका कलर रेड था, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने लगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, इंटेंसीफाई हो जाएगा, तो उसका कलर भी इंटेंसीफाई होगा। नेक्स्ट मैंने लिया कि अगर मैं FeSCN2 पॉजिटिव ऐड कर दूँ, यही कॉम्प्लेक्स में और ऐड कर दिया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को वो कम कर सके। कम कैसे करेगा, FeSCN डिसोसिएट होगा और ये दोनों देगा। अगर FeSCN की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी तो इसका कलर भी क्या होने लगेगा, लाइट होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि उसका कलर क्या हो गया, लाइट हो गया, वो ऑरेंज की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि येलो प्लस रेड क्या देगा, ऑरेंज देगा। तो लाइट रेड है या लाइट ऑरेंज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा केस मैंने लिया है कि NaF मैंने ऐड कर दिया। अब NaF तो रिएक्शन में है ही नहीं, ये तो एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। इस ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि NaF क्या करेगा, सोडियम नॉर्मल केटायन, तो ये रिएक्ट नहीं करता, ये किसी से रिएक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन फ्लोराइड क्या करता है, Fe3+ से रिएक्ट कर जाता है। तो फ्लोराइड Fe3+ से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेगा FeF3, और FeF3 अगर हम लोगों का बन गया तो Fe की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो FeSCN टूटेगा तो उसका कलर भी क्या होगा, डिमिनिश होने लगेगा, कम होने लगेगा, उसकी कलर की इंटेंसिटी कम होने लगेगी। तो उसका कलर क्या होने लगा, इस तरीके से इस साइड पे जाने लगेगा। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और इंक्रीज और डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट होगा, क्या करेगा, वो अब हम लोग को देखना है। तो रिएक्शन हम लोग दो तरीके से डिवाइड करेंगे। एक होती है रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि रिएक्शन में से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन अगर मैंने किसी आरबी में किया तो आरबी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें से हीट ऑफ रिएक्शन निकल रही है, काफ़ी सारी हीट निकल रही है। ऑन द अदर हैंड एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग एन रिएक्शन। तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो आरबी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग्स की एनर्जी रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर ली ताकि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो अगर एंडोथर्मिक है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, रिएक्टेंट करेगा। तो A+B ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, क्या देने के लिए, C+D। ऑन द अदर हैंड एक्सोथर्मिक में क्या होगा, A+B रिएक्ट करेंगे टू गिव C+D और प्रोडक्ट की साइड पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो यहाँ पे जो हीट ऑफ एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो साइन हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एंडोथर्मिक में हीट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, एक्सोथर्मिक में हीट को राइट हैंड साइड पे ले लिया। अब मैं क्या करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो हीट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अगर हीट ज़्यादा हो गई तो वो रिएक्शन किस तरफ की मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहेगा इसको कम कर सके। और कम कैसे होगी, ये हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी ए और बी से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सी एंड डी में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हीट लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा और रिएक्शन कहाँ मूव करने लग जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलर इज द केस, टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करने लगूंगा तो हीट की अमाउंट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे कम हो जाएगी। कम हो गई तो सी एंड डी क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, ताकि वो हीट रिलीज कर सके। तो हीट डिक्रीजेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ताकि हीट को वो और बढ़ा सके। इस तरफ देखते हैं। इस तरफ क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर किस साइड है, प्रोडक्ट की साइड पे। तो हीट इंक्रीज करी तो प्रोडक्ट की साइड पे हीट ज़्यादा हो गई। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस हीट को कम करने की कोशिश करेगा, तो सी एंड डी क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए और बी। रिएक्शन कहाँ मूव करने लग जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर की हीट की अमाउंट कम हो गई। हीट की अमाउंट कम हो गई तो ए प्लस बी क्या करेंगे, और रिएक्ट करेंगे, ताकि वो सी प्लस डी दे सकें और साथ में हीट दे सकें, हीट को बढ़ा सके। तो इक्विलिब्रियम ट्राई करेगा कि हीट को वो इंक्रीज करे राइट हैंड साइड पे, और उस वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट। बस एंडोथर्मिक में हीट को लेफ्ट पे लिखो, एक्सोथर्मिक में हीट को राइट पे लिखो। मुझे पता है बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है टेम्परेचर के केस में, इसलिए मैंने ट्रिक दी है कि हीट को लेफ्ट और राइट साइड पे लिख लो। लेफ्ट और राइट साइड पे लिखने के बाद उसको अज्यूम करो कि वो कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से तुम समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब प्रेशर इंक्रीज करने से या वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने से कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले द इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन गैसेस इक्विलिब्रियम। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में है या उनमें से कुछ भी गैस है, तो वहाँ पे ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा दिखेगा। फॉर इक्विलिब्रियम हैविंग ओनली लिक्विड्स एंड सॉलिड फेस हैव ओनली नेग्लिजिबल इफेक्ट। अगर सॉलिड और लिक्विड हैं तो इफेक्ट क्या होगा, काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम इफेक्ट होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली A2 + B2 इज गिविंग मी A2 B2। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है अपने हाथों से। तो ये मैंने लिया एक चैम्बर और उसके ऊपर लगा दी मैंने एक पिस्टन। ऊपर से मैं क्या करूँगा, प्रेशर एग्जिट करूँगा। तो इनिशियली मैंने कंसिडर कर लिया कि ये 3 मोल ये था, 3 मोल ये था और ये 0 मोल थे, मतलब 3 A2 थे और 3 B2 थे। जैसे इक्विलिब्रियम आया तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन गया, दिख रहा होगा। A2 का एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल A2 के हैं, B2 के भी 2 मॉलिक्यूल हैं और A2 B2 के 1 मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब क्या करूँगा, मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के और ज़्यादा पास हो जाएंगे। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने ज़्यादा दिख रही होगी, तो रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वी इंक्रीज द प्रेशर। अब हमने देखा अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कम हो। ऐसा क्यों, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और वो इक्विलिब्रियम सस्टेन कर पाएगा। अगर उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और वॉल्यूम कम है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो इक्विलिब्रियम सस्टेन नहीं कर पाता।
ठीक है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो देखो ये A2 और B2 दोनों मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया फुल, और ये 100% कंप्लीशन हो गया। ऐसे हर केस में नहीं होता है, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। A2 लिया, B2 लिया और वो कन्वर्ट हो रहा है A2 B2 में, हमारा पुराना ही एग्जाम्पल है। अब क्या करूंगा, मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगा। प्रेशर को अगर डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम किस साइड मूव करेगा, वो ऐसी साइड में मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है। नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगा और सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट कर पाएगा, ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। तो इसलिए अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे 1 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, N2O4 is giving me twice of NO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 है एंड ऑन प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम कम हो गई, तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, ताकि वो कम जगह ऑक्यूपाई कर सके। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इक्विलिब्रियम किस साइड मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर उसका वाइस वर्सा करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, तो रिएक्शन कहाँ मूव हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हेबर्स प्रोसेस लिया है, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 इज गिविंग मी ट्वाइस ऑफ NH3। अमोनिया हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट की साइड पे क्या है, 3 + 1 4, और प्रोडक्ट की साइड पे कितने हैं, 2। प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रेशर डिक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर अमोनिया हमें कमर्शियली बनानी है तो हम लोग प्रेशर को काफ़ी हाई रखते हैं। काफ़ी हाई इसलिए रखते हैं ताकि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल पाए। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो द इफेक्ट इज सेम जैसे प्रेशर के केस में था, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो अगर लो प्रेशर है, प्रेशर कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम किस साइड में मूव करेगा, जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है। कम प्रेशर है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा चाहिए हमें, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। और प्रेशर अगर मेंटेन करना है तो इक्विलिब्रियम उस साइड में मूव करेगा जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अगर प्रेशर मैंने हाई कर दिया, पिस्टन मैंने अच्छे से दबा दी, वॉल्यूम क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इक्विलिब्रियम अब उस डायरेक्शन में मूव करना प्रेफर करेगा जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल कम है। लेसर वॉल्यूम फेवर्स द साइड ऑफ द रिएक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर लेसर। वॉल्यूम कम है तो इक्विलिब्रियम उस साइड मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है। अगर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो वॉल्यूम और इक्विलिब्रियम का नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रेशर क्या है, उल्टा है। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो पहले इमेजिन करो कि वॉल्यूम के साथ कैसा होना चाहिए। वॉल्यूम के साथ समझ में आ गया, अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो उस साइड जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है तो उस साइड पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। और इसको एक बार लिख लो, लिखने के बाद प्रेशर से क्या कैसे करना है उसको जस्ट रिवर्स कर दो, जहाँ पे ज़्यादा है उसको कम कर दो, जहाँ पे कम है उसको ज़्यादा कर दो, सिंपल। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। सो दिस इज़ मोहित गुप्ता साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे।